प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत लास्ट कक्षा में हमने बात की थी कि जो ग्रामीण अधिवास हैं उसके प्रकार देखे थे हमने, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला बात किया था हमने संघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा हमने बात किया प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, तीसरा अब हम अध्ययन करेंगे मिश्रित अधिवास के बारे में। देखिए, मिश्रित अधिवास नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कैसा अधिवास है। इसमें सभी प्रकार के अधिवासों की संरचना दिखाई देती है हमें, और मिश्रित हैं तो कुछ प्रकीर्ण या हम कह सकते हैं कुछ संघन जो अधिवास हैं वो भी यहाँ स्पष्ट होते हैं। इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, मिश्रित बोला गया है। इसीलिए क्या बोला गया है, उसको मिश्रित बोला गया है। या हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का है, अर्ध संघन कह सकते हैं उसको, या हम कह सकते हैं अर्ध केंद्रीय, कुछ भी प्रकार से हम कह सकते हैं। और इसके बनने के पीछे जो कारण होता है वो कारण क्या है। देखिए, मिश्रित अधिवास की हम बात करते हैं तो या तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध संघन बोलेंगे, या हम बोलेंगे अर्ध सकेंद्रीय, सकेंद्रित या अर्ध केंद्रित, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो अर्ध मैंने लगाया है, अर्ध से क्या तात्पर्य, संघन की हमने पहले बात कर ली, फिर हमने बात की थी इसके प्रकीर्ण की। तो इसमें तो आवास क्या है, बिल्कुल पास पास थे, लेकिन इसमें आवास बिल्कुल दूर दूर थे। अब इन दोनों के मध्य की जो अवस्था पाई जाती हैं वहाँ पर किस प्रकार के अधिवास दिखाई देते हैं। देखिए, या तो कोई न कोई संघन बस्ती है, बिल्कुल कंजेस्टिव है ये, या तो ये क्या हो रही है, ये बस्ती धीरे धीरे उजड़ रही है। ये जो संघन बस्ती है या तो ये उजड़ रही है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रकीर्ण बस्ती है ये प्रकीर्ण बस्ती है। अब धीरे धीरे मैंने और ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए, इनमें दूरियां अधिक हैं, फिर क्या होगा, अब देखिए जो प्रकीर्ण थी अब उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। या तो प्रकीर्ण या एकांकीय बस्ती में क्या हो, विकास हो, तो किस प्रकार की बस्ती बन जाएगी, मिश्रित। या जो संघन बस्ती है, ये देखिए ये संघन बस्ती है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है,
उजड़ रही हैं या इनमें आवासों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो जो अधिवास का प्रकार बनेगा वो कैसा बनेगा, मिश्रित अधिवास बनेगा। और इसमें जो आवासों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर प्रकीर्ण में, ये बढ़ोतरी किसके कारण होती है कि इसमें क्या होता है, परिवार की जो संख्या होती है उस परिवार की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। परिवार की संख्या में वृद्धि होने के कारण किस में वृद्धि होगी, आवास में वृद्धि होगी। परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण किस में वृद्धि होती है, आवास में वृद्धि होती है। इसके उद्भव या हम कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति व विकास में ये जब मिश्रित अधिवास बनते हैं तो इसको बनाने में कोई भी पर्यावरणीय कारक सहायक नहीं होता है, पर्यावरणीय कारक सहायक नहीं होता है, बल्कि कौन सा कारक सहायक होता है, पारिवारिक कारक। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि परिवार की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि होती है, उसी के कारण हम क्या बोल रहे हैं, उसको मिश्रित अधिवास बोल रहे हैं। और ऐसा हम स्थानीय स्तर पर एक उदाहरण देख सकते हैं। देखिए सांगोद नाम की एक तहसील है, कहाँ पर है, कोटा में है। कहाँ है, कोटा में। और इस तहसील में एक गांव है खुर्द। उस गांव में आपको किस प्रकार की बस्ती नजर आएगी, मिश्रित अधिवास जैसी आपको बस्ती नजर आएगी। तो ये था आपका मिश्रित अधिवास। 3 हमने अध्ययन कर लिए हैं। आगे हम बात करेंगे, चौथा प्रकार है पल्लीकृत वाला, उसकी हम बात करेंगे। पल्ली या पुराना अधिवास। अब देखिए ग्रामीण अधिवासों की बात चल रही है, शहरी अधिवासों की या हम कह सकते हैं नगरीय अधिवासों की हमने अभी तक बात नहीं की है। तो देखिए ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत पल्लीकृत या पुराना जो अधिवास है, इनमें आवासों की जो संख्या है वो संख्या बहुत कम होती है। और ये बहुत कम कैसे प्रतीत होती हैं, दूरियों के कारण, कि इनमें आवासों की जो दूरियां हैं वो दूरियां क्या मिलेगी, प्रकीर्ण या एकांकी से भी अधिक मिलेगी। लेकिन इनका जो क्रम है वो क्रम कैसा मिलता है, देखिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये तो हो गया प्रकीर्ण। लेकिन अब देखिए ये है, उसके बाद में मकान ये है, ये है, ये है, ये है। तो दूरियां तो हैं, लेकिन उसको हम किस में काउंट कर लेंगे, एक बस्ती में काउंट कर लेंगे, जिसके अंतर्गत ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। आवासों में दूरियां होती हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, परंतु उसको एक बस्ती के रूप में जाना जाता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पल्ली अधिवास। उनका नाम क्या रहता है, सबका नाम एक ही रहता है और अलग अलग भागों में अलग अलग जातियां निवास करती हैं। ऐसे अधिवासों के अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग भागों में अलग अलग जातियां निवास करती हैं। और ये जातियां किसके कारण अलग अलग निवास कर रही हैं, मैंने बताया था आपको,
ऊंच नीच की जो भावना होती है, उस भावना के कारण लोग अलग अलग रहने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए अपने आसपास के क्षेत्र में एक उत्तम उदाहरण देख सकते हैं कि मान लो ये एक बस्ती है जिसमें कितने घर हैं? 7 घर हैं। अब क्या होगा, इस प्रकार से 7 घर हैं, लेकिन उसके बाद में इतना एरिया क्या है? बिल्कुल खाली है। तो ऐसा जो क्षेत्र है जो मतलब किसी शहर के या किसी बड़े गांव के नज़दीक पनप रहा है और जिसके अंतर्गत आवासों में थोड़ी बहुत दूरियां तो होती हैं, लेकिन उसको एक बस्ती के रूप में काउंट कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? पल्ली बस्तियां। हमारे यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? पल्ली नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ढाणी। क्या बोलते हैं? ढाणी। ढाणी जो उदाहरण है किस प्रकार के अधिवास का उदाहरण है? पल्ली अधिवास का उदाहरण है। जैसे कुछ क्षेत्रों में उसको क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नगला बोला जाता है। इसी ढाणी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? नगला। वो किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बोला जाता है। और ये अधिकतर कहाँ दिखाई देती है हमें? देखिए, ये अधिकतर बात करेंगे तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय प्रदेशों की जो घाटियों की बात करेंगे, उन घाटियों में कैसे अधिवास दिखाई देगा? पल्ली या पुराना अधिवास। या हम कह सकते हैं जो खनन के क्षेत्र होते हैं, खनन के क्षेत्र मतलब खनिजों को खोदकर निकालने वाली जो प्रक्रिया है उसको खनन कहते हैं। और उस खनन के क्षेत्र में, खुदाई वाले क्षेत्र में कुछ अधिवास ऐसे आपको दिखाई देंगे। आपने जैसे ये ईंट बनाते हैं, भट्टे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि 5-6 घर एक लाइन में होती हैं, एक छोटी सी बस्ती सी होती हैं। उसको हम किस रूप में जानेंगे? पल्ली बस्तियों के रूप में जानेंगे। तो ये हमने क्या देखा है? अधिवासों का जो प्रकार हैं, उन प्रकारों की बात की है हमने। ठीक है। अब देखिए, अब जो ग्रामीण अधिवास है ये 4 प्रकार के हैं। ये किस प्रकार से इनकी आकृति की बात करेंगे, किस प्रकार से बसे होते हैं, ये तो प्रकार हो गया। अब आकृति के आधार पर एक विभाजन करेंगे ग्रामीण अधिवासों का। आकृति के आधार पर जब भी विभाजन किया जाता है ग्रामीण अधिवास, आकृति के आधार पर विभाजन करेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा? अधिवास प्रतिरूप। आकृति कैसी है? ऐसी है या ऐसी है या इस प्रकार की है? कैसी आकृति है? अगर हम आकृति के आधार पर विभाजन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। प्रतिरूप को क्या बोलते हैं हम? पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न कैसा है अधिवासों का? क्या वो आयताकार है? क्या वो अरीय रूप हैं, रेडिकल हैं? क्या वो तीर के नुमा हैं, एरो पैटर्न है? क्या वो सर्किल के रूप में है, वर्ताकार है? तो ये जो प्रतिरूप है, इन प्रतिरूपों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रतिरूप जो बने हैं उन प्रतिरूपों के पीछे कारक क्या होते हैं, क्यों बनते हैं? आयताकार क्यों बनते हैं? वर्ताकार क्यों बनते हैं? वर्गाकार। ये जो प्रतिरूप बनते हैं इनके पीछे कोई ना कोई प्राकृतिक कारक पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? प्राकृतिक कारक पाया जाता है। और प्राकृतिक कारक में सबसे पहले हम लेंगे धरातल का स्वरूप। क्या लिया जाता है? धरातल का स्वरूप, कि धरातल जैसा है जो बस्ती है वो उसी के अकॉर्डिंग पनपनी शुरू हो जाती हैं। या हम बात करते हैं नदियों की, या हम बात करते हैं जलाशयों की। इन प्राकृतिक के अलावा कुछ ऐतिहासिक कारक भी होती हैं, कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं, कुछ धार्मिक कारक भी होती हैं, जिनके कारण क्या है इस प्रकार के प्रतिरूप नजर आते हैं। जैसे मंदिर या मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में धीरे धीरे बस्ती बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रतिरूप हैं, कौन कौन से प्रतिरूप हैं, इनकी हम बात करेंगे। चलिए हम प्रतिरूपों की बात करते हैं कि ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिरूप बनते हैं। सबसे पहले देखिए रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत क्या चीज है? देखिए, एक तो सड़क, रेल मार्ग, नदी घाटी, इनके सहारे कोई भी अधिवास विकसित होते हैं तो वो ये सड़क है, रेल मार्ग हैं, नदी घाटी क्षेत्र है। तो देखिए, इनके सहारे इस प्रकार से अधिवास बनेंगी। कुछ अधिवास इस साइड में बनेंगे, फिर यहां भी कुछ अधिवास बनते हैं इस साइड में, इसके सहारे भी अधिवास बनेंगे। तो ये जो आपको प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, ये कैसा प्रतिरूप दिखाई दे रहा है आपको? ये रेखीय प्रतिरूप स्पष्ट हो रहा है। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो आवास हैं वो आवास क्या है? बिल्कुल पास पास है। और इसके अलावा पास पास होने के अलावा क्या है? पंक्तिबद्ध हैं। क्या हैं? पंक्तिबद्ध हैं। पंक्तिबद्ध मतलब क्रम में है, एक ही पंक्ति में दिया हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पंक्तिबद्ध। अब ये अधिवास कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, एक तो जो समतल उपजाऊ मैदान है भारत के अंतर्गत, गंगा की बात करेंगे हम, गंगा का जो मैदान है वहाँ पर इसी प्रकार का रेखीय प्रतिरूप मिलेगा। फिर हम बात करेंगे जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, एक तो देखिए यहाँ देखिए, अब ये तो ऊपरी क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय। फिर हम बात करेंगे ये महान हिमालय। तो जो मध्य का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मध्य का, इससे नीचे भी हिमालय है इस प्रकार से। तो ये महान हो गया, ये लघु हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। और राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे तो जयपुर के अंतर्गत बरवाड़ा जो गांव है उसके अंतर्गत रेखीय प्रतिरूप दिखाई देता है।
तो देखिए इसके अंतर्गत आवास बिल्कुल पास पास में होती हैं, पंक्तिबद्ध होती हैं, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, नहर, नदी, घाटी या कोई भी सागर का तट का एरिया हो सकता है, तो वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, वहाँ पर रेखीय प्रतिरूप दिखाई देते हैं। या हम इसको देखिए अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पंक्तिनुमा प्रतिरूप, या हम कह सकते हैं मार्गोन्मुख प्रतिरूप, या हम कह सकते हैं अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। पंक्तिनुमा तो समझ में आ गया, मार्गोन्मुख मतलब जो मार्ग है उसके सामने के भाग में क्या है, अधिवास बनते हैं, तो उसको हम मार्गोन्मुख कहते हैं। अर्धचंद्राकार का मतलब है कि कई बार सड़क इस प्रकार से चली जाती हैं, लेकिन है तो सड़क के बिल्कुल ही नज़दीक, लेकिन ये जो आकार दिखाई दे रहा है ये आपको एक चंद्र के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको अर्धचंद्राकार प्रतिरूप बोला जाता है। तो ये हमने देखा रेखीय प्रतिरूप। इसके अलावा जितने भी प्रतिरूप हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।